स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में और हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज महर्षि में। साथियों, हम अभी डीएवी पब्लिक स्कूल का किताब पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं संस्कृत किताब और किताब का नाम है सुरभि। यह कक्षा 6 की किताब है और इससे पहले हमने 6 पाठ तक पढ़ लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है प्रहेलिका। बच्चों, प्रहेलिका का अर्थ होता है पहेली। ठीक है, पहेलिका का अर्थ क्या होता है? पहेली। इसी को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? प्रहेलिका। तो यहाँ पे देखिए, अब आप लिंग के बारे में भी जान चुके हैं, वचन के बारे में भी जान चुके हैं, रूप भी, शब्द रूप भी पढ़ चुके हैं, धातु रूप भी पढ़ चुके हैं। तो आप बताइए यहाँ पे प्रहेलिका कहाँ का रूप है? यह आप कमेंट करके बताइएगा कि यह प्रहेलिका कहाँ का रूप है। तो देखिए, प्रहेलिका मूल शब्द क्या है? प्रहेलिका ऐसा है। ठीक है, यह स्त्रीलिंग में बनता है प्रहेलिका। तो आप बताएंगे कि प्रहेलिका यह कहाँ का रूप होगा। तो चलिए अब आते हैं अपने मुख्य पाठ पर। अब आपको पहले भी बताना है और इसके हिंदी अर्थ को भी जानना है। तो सबसे पहला जो पहेली है वो इस प्रकार है। देखिए, न तस्य आदि न तस्य अंत। ठीक है, ये पहेली है। आपको बताना है कि न तस्य आदि अर्थात न उसके आदि में, अर्थात शुरुआत में क्या है? उसके न है। और फिर क्या है? न तस्य अंत, और उसके अंत में क्या है? फिर न है। ठीक, फिर कह रहा है मध्य य तस्य तिष्ठति, और इस दोनों न के बीच में क्या है? य है। ठीक, फिर कहा कि तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति, वह तुम्हारे पास भी है और मम अपि अस्ति, मेरे पास भी है। यदि जानासि, यदि तुम जानते हो, तद वद, यदि तुम जानते हो तो बोलो। तो क्या है? तो देखिए आप, जब न आदि में है और अंत में न है और बीच में य है तो बन गया क्या? नयन। तो ये क्या है? नयन, आँख। ठीक है, तो ये पहेली क्या बन, मतलब क्या हुआ? आँख। अब दूसरी पहेली देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहा है कि अपदो दूरगामी च। अपदो, देखिए पद का अर्थ होता है यहाँ पर पैर, और अपद जिसके पैर नहीं है, और दूरगामी च। ठीक है, तो कहा कि जिसके पैर नहीं है फिर भी दूर तक जा सकता है। जिसके पैर नहीं है फिर भी दूरगामी, दूरगामी अर्थात दूर जा सकता है। फिर कहा कि साक्षर न, वो पढ़ा लिखा नहीं है, साक्षर नहीं है। फिर क्या है? पंडित, फिर भी क्या है? पंडित है। अमुख, देखिए मुख का अर्थ होता है मुख, और अमुख अर्थात जिसके पास मुख नहीं है। तो अमुख मतलब कि उसके पास मुख नहीं है लेकिन फिर भी स्पष्ट बोल सकता है। फिर कहा कि यह जानाति सह पंडित, तो जो जानता है वह पंडित है। तो मैं पहले एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप बताइए क्या होगा? कि अपदः दूरगामी च, अर्थात जिसके पैर नहीं है फिर भी दूर तक जा सकता है। साक्षरः न च पंडितः, और वह पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी पंडित है। अमुखः स्फुट वक्ता च, उसके पास मुख नहीं है फिर भी स्पष्ट वक्ता है, फिर भी बोलता है वह। यह जानाति सह पंडित, हाँ वो जो जानता है वो पंडित है। तो ये क्या है? यह एक पत्र है। ठीक है, लेटर जो हम लिख के भेजते हैं, देखिए उसमें दूर तक चला जाता है वो भी, हम देखे होंगे। और साक्षर न पंडिता, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है। ठीक है, वो तो निर्जीव है लेकिन वो जब उसमें अक्षर लिखा रहता है, आप जब पढ़ते हैं तो लगता है कि वह चिट्ठी बोल रही है, खुद से ही बात कर रही है। फिर है अमुख स्फुट वक्ता, वही हुआ। ठीक है, अमुख है, इसके पास मुख तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है आपको, देखिए, लेकिन फिर भी क्या है? वो बोलती है। ठीक है, चिट्ठी में जो भी लिखा रहता है ऐसा लगता है कि हमें हमसे ही बात करे, वो चिट्ठी लिखा गया है। और जो जानता है वो पंडित है, तो अगर आपने बता दिया तो आप पंडित है। अब तीसरी पहेली देखिए कि धरायाः उपरि अधः अपि वसति, कि धरा अर्थात पृथ्वी, धरा बोलते हैं पृथ्वी को। तो धरायाः उपरि, यहाँ धरायाः में, ठीक है, षष्ठी विभक्ति है, आपने शब्द रूप याद किया होगा। तो ठीक उसी प्रकार धरायाः उपरि अर्थात धरती के ऊपर भी है, और अधः अपि वसति। ठीक है, अधः का अर्थ होता है नीचे, और अपि का अर्थ होता है भी, और वसति का अर्थात रहता है। तो पृथ्वी के ऊपर भी रहता है। ठीक है, और अधः अपि वसति, और नीचे भी रहता है। ठीक है, फिर धूमः भूत्वा,
धूमः बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों धुआं को, तो धुआं होकर भूत्वा अर्थात होकर, गगने अर्थात आकाश में, इतस्ततः इधर उधर, भ्रमति अर्थात घूमता। और भ्रमति कहाँ का रूप है यह, ठीक है, ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि भ्रमति कहाँ का रूप है। तो इसका हिंदी ऐसा हो जाएगा कि धराया ऊपरी अर्थात पृथ्वी के ऊपर भी है, अधः भी अर्थात नीचे भी है, धूमः भूत्वा अर्थात धूम बनकर, गगने इतस्ततः भ्रमते और गगन में इधर उधर घूमता है क्या, तो बादल। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। फिर अब चौथी पहेली जो है उसको देखिए क्या है। पहली है कि भोजनम न खादति, भोजन नहीं खाता है, बिल्कुल आसान शब्द में लिखा गया है। पिबती न जलम, ठीक है, भोजन नहीं खाता है और जल नहीं पीता है। आप देखेंगे आगे कि निरंतरम चलती, और निरंतर चलता है, बोधयति च समयम, और समय बताता है। ठीक है, भोजनम न खादति, ठीक, और जलम न पीबती, वो क्या है, और निरंतर चलता है, वह क्या है, वह समय। अर्थात यहाँ जब बता ही दिया बोधयति च समयम, तो ये घड़ी है। ठीक है, ये घड़ी की बात हो रही है। फिर जो पांचवा पहेली है ये देखिए, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, कहा कि वृक्ष अग्रवासी मतलब वृक्ष के आगे में, ठीक है, मतलब आगे को कहेंगे आप, जो चोटी है मतलब बिल्कुल ऊपर सिरे पर, ठीक है, वासी अर्थात वहां रहता है, ये जो ऊपर वाला चोटी है यहाँ पे रहता है। और न च पक्षीराज, लेकिन वो पक्षीराज नहीं है, ठीक है, वृक्ष के सबसे ऊपर वाले भाग पर रहता है, लेकिन वो पक्षीराज मतलब वो पक्षी नहीं है। त्रिनेत्रधारी, उसके तीन आंख है, उसके तीन आंख है। न च शूलपाणि, और उस लेकिन उसके हाथ में क्या है, शूलपाणि अर्थात त्रिशूल नहीं है, मतलब वो शंकर जी नहीं, ठीक है, वह महादेव नहीं है। त्रिनेत्रधारी, तीन आंखों वाला है, लेकिन वह न च शूलपाणि, और उसके हाथ में पानी नहीं है, मतलब उसके हाथ में पानी अर्थात हाथ में, शूल अर्थात त्रिशूल नहीं है। फिर है त्वग वस्त्रधारी, ठीक है, और त्वग बोलते हैं त्वचा को, चमड़ा को, ठीक है, चमड़े का वस्त्र धारण कर रखा है। और न च सिद्ध योगी, और कोई वह सिद्ध योगी नहीं है, चमड़े का वस्त्र तो धारण कर रखा है लेकिन वह सिद्ध योगी नहीं है। फिर आगे है कि जलम च बिभ्रत, ठीक है, और जल धारण करता है। बिभ्रत का क्या होता है, भरा हुआ या धारण किया हुआ, तो उसमें जल रहता है लेकिन न घट, लेकिन वो घड़ा नहीं है। जल तो रहता है लेकिन घड़ा नहीं है, और न मेघ है। फिर क्या है बताइए, तो यह क्या है, नारियल। यहाँ किसकी बात हो रही है, नारियल की। अब देखेंगे वहां पे कि सबसे वृक्ष अग्रवासी, ठीक है, वृक्ष के सबसे अगले भाग पे रहता है। आप देखेंगे यहाँ पे कहीं भी आपको यहाँ नारियल नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ नीचे या बीच में कहीं भी आपको नारियल नहीं मिलेगा। कहाँ मिलता है, बिल्कुल ऊपर में, ठीक है, तो उसी को कहा कि वृक्ष अग्रवासी, सबसे ऊपरी भाग में। फिर कहा त्रिनेत्रधारी, उसके तीन आंखें। जब आप नारियल को ऊपर से जो ये है ना त्वग वस्त्रधारी, उसके ऊपर जो चमड़ा है, ठीक, नारियल के ऊपर जो परत रहता है उसको बोलते हैं, ठीक है, त्वग वस्त्रधारी, उसी को कहा गया है। और उसको आप जब हटाएंगे तो आप देखेंगे त्रिनेत्रधारी, उसमें तीन एक छिद्र बना रहता है, उसी को त्रिनेत्रधारी कह दिया यहाँ पे। और जलम च बिभ्रत, और जल को धारण किया रहता है लेकिन वो घड़ा नहीं है ना मेघ है, तो क्या है वो नारियल है। ठीक है, ये पांचों पहली आपको स्पष्ट हो गया होगा। हम देखते हैं इसके जो वर्ड मीनिंग है उसको हम देख लेते हैं। चलिए, आदि का अर्थ होता है आरंभ, अपदः जिसका अर्थ होता है बिना पैर के, ठीक है, जिसके पास पैर नहीं। और पंडितः, पंडितः का अर्थ होता है बुद्धिमान या विद्वान। अमुखः अर्थात बिना मुख के। स्फुट वक्ता स्पष्ट बोलने वाला। धरायाः पृथ्वी के। धूमः का अर्थ होता है धुआं। और आगे देखिए, बोधयति का अर्थ होता है बताता है या बताती है। वृक्षाग्रवासी पेड़ की चोटी पर रहने वाला, जिसे मैं बताया आपको सबसे ऊपर वाला भाग। त्वग वस्त्रधारी चमड़ी रूपी वस्त्र पहनने वाला। बिभ्रत तथा धारण करता हुआ। ठीक है, तो ये आपके वर्ड मीनिंग थे। आगे हम इसका अभ्यास पाठ है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप पहली को दोहराइए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।